Hello students of class 11th. I welcome you in today's English literature lecture. Today I shall start a new lesson, Landscape of the Soul, written by Natalie Troveroy. Today I shall take its first part, that is the introduction about the author and about the lesson also. So about the author, that is Natalie Troveroy. Natalie Troveroy is an art historian. She was born on 2nd February 1975 at Buenos Aires in Argentina. Her translation on work was very famous. She was married to an ambassador. She is called Tini as her nickname. She likes painting. तो बच्चों देखिए, नैटली ट्रोवेरॉय जो हैं वो ब्यूनोस आयर्स अर्जेंटीना की जन्मी हैं। 2 फरवरी 1975 में उनका जन्म हुआ था और वो एक आर्ट हिस्टोरियन है। आर्ट हिस्टोरियन मतलब क्या है कि इतिहास के बारे में भी वो पढ़ती हैं और पढ़ाती हैं, और साथ ही साथ इतिहास में जो कलात्मक चीज़ें होती हैं उनके बारे में वो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इनका ट्रांसलेशन का काम बहुत मशहूर है। इन्होंने एक एम्बेसडर से विवाह किया था। इनका निक नेम टिनी है और उन्हें पेंटिंग करना बहुत अधिक पसंद है। यानी नैटली ट्रोवेरॉय बेसिकली एक आर्टिस्ट हैं और उन्हें बहुत पसंद है आर्ट करना। साथ ही साथ हिस्ट्री में जो आर्ट हुए हैं उनके बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा हद तक काम करती हैं। अबाउट द लेसन, अब इस लेसन के बारे में, वो ड्योजी was a master painter of ancient China. The classical Chinese painters did not intend to produce an exact copy of the landscape. It was conceptual landscape that they wanted. On the other hand, the European artist tried to create a perfect imitation. यहाँ पर इन्होंने अपनी कहानी में वो डाओजी जो प्राचीन चाइना के एक मास्टर पेंटर थे, उनकी एक पेंटिंग के बारे में बताया है। और उन्होंने ये बताया है कि क्लासिकल चाइनीज़ पेंटर्स जो होते थे वो मात्र पेंटिंग ही नहीं करते थे, वो पेंटिंग इस प्रकार से करते थे कि उस पेंटिंग को एकदम जीवंत बना देते थे। ऐसा लगने लगता था कि वो पेंटिंग नहीं है, उसमें किसी प्रकार का जीवन है, यानी सच्चाई है। जैसे पेंटिंग्स को देखिए तो कुछ पेंटिंग्स इतनी परफेक्ट होती हैं कि ऐसा लगता है कि वो निकल के चली आएंगी बाहर, तो उसी तरह का कुछ। तो अब स्टोरी देखते हैं। स्टोरी यानी आपका लेसन है प्रोज का। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests,
high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. Look, sir, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened. The inside is splendid, beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Wu Daozi's brush was left, and the artist was never seen again in this world. तो देखिए, बड़ी ही विचित्र सी बात इस पैराग्राफ में आपको समझ में आएगी, जिसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता रही हूँ। चित्रकार वू दाओजी जो 8वीं शताब्दी में रहता था, उसके विषय में एक अद्भुत कथा सुनने में आती थी। उसका अंतिम चित्र प्राकृतिक अदृश्य था, जो तंग सम्राट जुआनजोंग ने महल की दीवारों को सजाने के लिए बनाने का आदेश दिया था। चित्रकार ने अपनी कृति पर्दे के पीछे छिपा कर रखी थी, ताकि केवल सम्राट ही उसे देख सके। सम्राट बहुत समय तक इस अद्भुत चित्र की प्रशंसा करता रहा। उसने देखे वन, ऊंचे पर्वत, झरने, विस्तृत आकाश में तैरते हुए बादल, पहाड़ी, पगडंडियों पर चलते हुए लोग, उड़ते हुए पंछी। देखिए महाराज, चित्रकार बोला, पहाड़ के दामन में इस गुफा में एक परी रहती है। चित्रकार ने अपने हाथों से ताली बजाई व गुफा का द्वार खुल गया। अंदर का दृश्य इतना सुंदर है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। चित्रकार गुफा में चला गया, लेकिन द्वार उसके पीछे बंद हो गया और इससे पहले कि दंग रहकर सम्राट कुछ कहता या हिलता, चित्र दीवार पर से विलुप्त हो गया। वो दाऊजी के ब्रश का कोई निशान शेष न रहा। वह कलाकार इस संसार में फिर कभी भी दिखाई नहीं दिया। देखिए, कितने आश्चर्य की बात लग रही है ना पढ़ कर के, कि एक पेंटर, चित्रकार था वो दाऊजी। उसके बारे में ये चर्चा थी या अद्भुत कथाएं फैली हुई थीं कि वो अलग अलग तरह के चित्र बनाता था और उस चित्र में कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता होती थी जो कोई अन्य चित्रकार नहीं बना पाता। तो एक बार तंग सम्राट जुआनजोंग ने अपने महल की दीवारों को सजाने के लिए उस चित्रकार को चित्र बनाने का आदेश दिया। चित्रकार ने चित्र बनाया। बनाने के बाद उसे दीवार पर लगा दिया गया और प्रशंसा करने के लिए सम्राट वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि वो जो चित्र बना था उसमें पर्वत नज़र आ रहे थे, झरने दिख रहे थे, आकाश दिख रहा था, तैरते हुए बादल, पहाड़ी,
पगडंडियों पे चलते लोग, उड़ते पक्षी सब दिखाई पड़ रहे थे। किसको? सम्राट को। तब सम्राट को संबोधित करते हुए चित्रकार ने कहा कि ये जो पहाड़ का दामन है, पहाड़ का दामन मतलब पहाड़ का जो निचला हिस्सा है, वहाँ पर देखिए मैंने एक गुफा बना रखी है। गुफा का द्वार दिखाई पड़ रहा है और उस द्वार में से अगर अंदर जाएंगे तो एक परी रहती है। अब देखिए, यदि कोई चित्र हो, चित्र में गुफा का द्वार तो बना होगा, लेकिन क्या उस द्वार के अंदर कोई जा सकता है? ये तो एकदम असंभव सी बात लगती है। लेकिन वो दाऊजी सम्राट को ऐसा कह रहा था और वो ये भी कह रहा था कि उसके अंदर एक परी रहती है। फिर वो दाऊजी ने इस बात को सम्राट के आगे प्रूव भी किया। उसने क्या किया कि चित्र के सामने खड़े होकर के उसने ताली बजाई, और जैसे ही ताली बजाई तो गुफा का द्वार खुल गया। आश्चर्यचकित करने वाला विषय है ना? और अंदर का दृश्य इतना सुंदर है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा चित्रकार ने सम्राट को बताया। और उसने कहा कि मैं आपको इस गुफा के अंदर जाने का रास्ता दिखाता हूँ, कि मैं आगे आगे चलता हूँ। रास्ता दिखाने का मतलब क्या है? कि मैं आगे आगे चलता हूँ, पीछे पीछे आप आ जाइए, यही तो अर्थ हुआ। तो चित्रकार क्या करता है? गुफा के अंदर चला जाता है। कोई सच में तो गुफा है ही नहीं, मात्र एक चित्र है। क्या चित्र के अंदर कोई घुस सकता है? ये भी बड़ी विचित्र बात है। और जैसे ही चित्रकार गुफा में चला गया, उसके जाते ही वो गुफा का द्वार फिर से बंद हो गया। ये सारे चीज़ों के गवाह सम्राट स्वयं थे, और सम्राट ये देख करके दंग रह गए, और वो कुछ बोल पाते या वहाँ से हिल पाते उससे पहले वो जो दीवार पर टंगा हुआ चित्र था वो लुप्त हो गया, यानी गायब हो गया। अब उस दीवार पर कोई चित्र नहीं था। वो दाऊजी के ब्रश का कोई निशान शेष न रहा, ना ही वो दाऊजी के बने हुए चित्र का कोई निशान था कि कहीं पर ब्रश का निशान दिखाई पड़े। और ऐसा कहा जाता है कि तब से वो कलाकार इस संसार में दिखाई ही नहीं पड़ा। है ना बड़ी विचित्र सी बात, लेकिन ये सत्य है। चलिए अब आगे देखते हैं। Such stories played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They helped the master to guide his disciple in the right direction. Beyond the anecdotes, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. अब देखिए इस पैराग्राफ में भी कुछ आश्चर्यजनक है। ऐसी कहानियों की प्राचीन चीनी शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण थी, यानी चीनी शिक्षा में इस प्रकार की कहानियाँ बहुत सुनाई जाती थीं। कन्फ्यूशियस और ज़ुंगजी के पुस्तकें ऐसी कहानियों से भरी हुई हैं। ये दोनों लेखक हैं और उन्होंने अपने किताब में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं।
वे गुरु को शिष्य का ठीक दिशा में मार्गदर्शन करने में सहायता करती थीं। कहानी से परे वे कला की भावना को व्यक्त करती थीं। इस कहानी की तुलना करें अथवा एक अन्य प्रसिद्ध कहानी की जो ऐसे चित्रकार के विषय में है जिसने अपने द्वारा चित्रित ड्रैगन की आँख खींचने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि यह चित्र में से निकलकर उड़ जाएगी। यानी कहने का आशय ये है कि वो एक ही पेंटर नहीं था, और भी कई ऐसे चित्रकार थे जो इस तरह के चित्र बनाते थे जो अद्वितीय थे, विश्वास करना मुश्किल हो जाता था। इसी तरह का एक चित्रकार था, वो ड्रैगन बनाता था लेकिन ड्रैगन की आँख नहीं बनाता था, क्योंकि वो कहता था कि उसे डर है कि यदि वो ड्रैगन की आँख बना देगा तो ड्रैगन चित्र में से निकल के उड़ जाएगा। मेरे देश फ्लैंडर्स की एक पुरानी कहानी के साथ, जिसे मैं पाश्चात्य चरित्र कला का प्रतीक मानता हूँ। तो देखिए, ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि नहीं। अब तीसरे पैराग्राफ में आते हैं। इन 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metzges fell in love with a painter's daughter. The father would not accept a son-in-law in such a profession. So, Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. 15वीं शताब्दी, एंटवर्प में क्विंटन मेट्सेस नामक उत्कृष्ट लोहार एक चित्रकार की बेटी से प्यार करने लगा। पिता ऐसे व्यवसाय वाले को अपना दामाद बनाना नहीं चाहते थे, इसलिए क्विंटन चुपचाप चित्रकार के स्टूडियो में घुस गया। वह उसके ताज़ा चित्रपट पर मक्खी बना दी, इतनी सूक्ष्म यथार्थ से कि कलाकार उसे मारने का प्रयत्न करने के बाद जान गया कि क्या हुआ था। क्विंटन को बुलाकर अपने स्टूडियो में शिष्य बना लिया। वह क्विंटन का विवाह उसकी प्रेमिका से हो गया। वह बाद में अपने समय का प्रसिद्ध चित्रकार बना। ये दोनों कहानियाँ दर्शाती हैं कि प्रत्येक कला क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। यूरोप में परिपूर्ण मायावी सादृश्य, एशिया में आंतरिक जीवन अथवा आत्मा का सतत्व। अब देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है कि क्विंटन नाम का एक लोहार था जिसको एक
चित्रकार की बेटी से प्रेम हो गया, लेकिन जो उसकी प्रेमिका थी, वो जो उसका जो पिता चित्रकार था, उसे लोहार पेशे वाला दामाद पसंद नहीं था। अब क्विंटन क्या करे? इसलिए क्विंटन चुपचाप चित्रकार के स्टूडियो में घुस गया और उसके ताज़ा चित्रपट पर मक्खी बना दी, और इतनी सूक्ष्म यथार्थ में मक्खी बनाई कि कलाकार उसे मारने का प्रयत्न करने के बाद जान गया कि क्या हुआ था। यानी वो जो कलाकार था वो मक्खी को मारना चाहता था और मक्खी मर नहीं पाई। वास्तव में क्या था, वो मक्खी के रूप में उन्होंने ये जताना चाहा कि मेरे पास भी कला का गुण है। क्विंटन को बुलाकर अपने स्टूडियो में शिष्य बना लिया। तो जब चित्रकार ने देखा कि ये मात्र लोहार ही नहीं है, बहुत अच्छा चित्रकार भी है, तो उसने अपने स्टूडियो में उसको रख लिया और क्विंटन का विवाह अपनी बेटी से कर दिया। और बाद में क्विंटन एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। तो देखिए, ये दोनों जो कहानियाँ हैं, ये कहानी और पिछली कहानी ये बताती है कि यूरोप में मायावी सदृश्य अपने आंतरिक जीवन अथवा आत्मा का सतत्व या आत्मा की सच्चाई को लेकर चलते थे। तो जो भी चित्रकारिता होती थी उसमें एक प्रकार की आत्मा बस जाती थी कि उससे वो इस तरह से काम करने लगते थे जैसे कोई जीवित प्राणी काम करता है। मुझे आशा है बच्चों समझ में आ रही होगी कहानी आपको। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way, the Tao, a word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. चीनी कहानी में सम्राट ने चित्र बनाने का आदेश दिया व उसके बाह्य रूप की प्रशंसा की, परंतु कलाकार ने उसमें अपनी कृति का सही अर्थ प्रकट किया। सम्राट उस क्षेत्र पर शासन कर सकता है जिस पर उसने विजय प्राप्त की है, लेकिन अंदर का रास्ता तो कलाकार ही जानता है। दाव के शब्द लेट मी शो द वे में वे शब्द का अर्थ रास्ता भी है और तरीका भी व ब्रह्मांड के रहस्य भी। चित्र लुप्त हो गया, लेकिन चित्रकार ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया जो भौतिक प्रतीत से अलग है। तो यहाँ पर देखिए, ये कहा जा रहा है कि राजा वो क्षेत्र जिसको वो जीतता है उस पर राज कर सकता है, लेकिन एक कलाकार जो होता है वो किसी भी चीज़ की आत्मा तक पहुंच जाता है और वो तरीका बताता है कि किस तरीके से जीवन को जीना है या किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है या ब्रह्मांड पर राज्य करना है। तो आज बच्चों यहीं तक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।